मित्रों नमस्कार। ये है जाव स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आगे बढ़ाते हैं इतिहास के अपने इस अध्ययन को। आज हमारा जो टॉपिक है वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद क्या है और इनका विकास कैसे भारत में होता है, और ये अवधारणाएं क्या है, इनका उद्देश्य क्या होता है, और इन दोनों में यानी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है, इन सब का गहन अध्ययन आज अपने इस वीडियो में करेंगे। तो आइए मित्रों इसका अध्ययन करते हैं। उससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल जाव स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं अपना ये आज की क्लास। आज है हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो साम्राज्यवाद है, यानी साम्राज्यवाद क्या होता है। जो साम्राज्यवाद है ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इस पर आज हमको अध्ययन करना है। तो आइए दोस्तों, साम्राज्यवाद जो है आंग्ल भाषा के यानी अंग्रेजी भाषा के इम्पोरियलिज्म शब्द का जो मित्रों हिंदी रूपांतर है। किसका? आंग्ल भाषा के इम्पोरियलिज्म शब्द का जो है हिंदी रूपांतर है। आंग्ल भाषा का शब्द जो दोस्तों इम्पोरियलिज्म है वह जो है लैटिन भाषा के इम्पोरियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है मित्रों? तो आंग्ल भाषा का जो शब्द इम्पोरियलिज्म है वो लैटिन भाषा के इम्पोरियम से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है मित्रों वो क्या होता है? दूसरे देश के भू क्षेत्र को उपनिवेश बनाना। जिसका जो अर्थ होता है मित्रों वो अर्थ होता है दूसरे देश के भू क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाना। ये दोस्तों साम्राज्यवाद शब्द का ये जो है शाब्दिक अर्थ होता है। आगे देखते हैं मित्रों, जब कोई देश जो है दोस्तों, अब देख लेते हैं, जब कोई देश जो है मित्रों अपनी सीमा के बाहर के लोगों के आर्थिक, नोट करते चले मित्रों, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना नियंत्रण, शासन या आधिपत्य स्थापित करता है। किन किन पर? जब कोई देश अपने देश की सीमा के बाहर किसी दूसरे देश के भू क्षेत्र में के लोगों में आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण स्थापित करता है, शासन उन पर करता है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ही हम साम्राज्यवाद की संज्ञा देते हैं या साम्राज्यवाद कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा मित्रों कि जब कोई देश जो होता है अपनी देश की सीमा के बाहर के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक शासन पर नियंत्रण स्थापित करता है, उस प्रक्रिया को ही हम साम्राज्यवाद की संज्ञा देते हैं या साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जहाँ साम्राज्यवाद की जो दोस्तों स्थापना की जाती है वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। मित्रों ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न ये बहुत ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट डाउन अवश्य कर लीजिए। क्या है पॉइंट? जहाँ साम्राज्यवाद की जो दोस्तों स्थापना होती है तो वहाँ पर वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, कोई स्वतंत्रता वहाँ की जनता को नहीं होती है। आगे फिर पॉइंट है दोस्तों, देखते हैं, जो साम्राज्यवादी देश होते हैं वे अपने अधीनस्थ देशों का शासन प्रबंध वहाँ की जनता के हित में ना करके मित्रों अपने हित में करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जितना भी है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपको समाहित करके दिखाया जा रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दोस्तों नोट डाउन जरूर करते चले। क्या है? साम्राज्यवादी देश जो होते हैं अपने अधीनस्थ देशों को जो होते हैं दोस्तों
शासन प्रबंध वहाँ की जनता के हित में नहीं करके वे केवल अपने हित की बात या अपने हित में ही शासन संचालन करते हैं। तो आप लोग जो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे आ गया देखिए हमारा दोस्तों, अभी हमने साम्राज्यवाद पढ़ा, अब पढ़ते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। मित्रों, उपनिवेशवाद जो होता है उसका अध्ययन करना है। उपनिवेशवाद भी मित्रों क्या है, एक साम्राज्यवाद का ही रूप है। क्या है दोस्तों, यह भी जो है होता है, ये साम्राज्यवाद का ही एक रूप होता है। कुछ विद्वान जो हैं दोस्तों इसके संबंध में कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। कुछ विद्वान जो हैं दोस्तों इसके संबंध में कहते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, तो वास्तव में जो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच का अंतर इतना कम है कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। उपनिवेशवाद को राष्ट्रीयता का स्वाभाविक अतिरेक माना जाता है। आगे मित्रों अगला है, देखते हैं पॉइंट के रूप में है ये जो इसको उपनिवेशवाद में दोस्तों शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जो उपनिवेशवाद होता है दोस्तों, ये पॉइंट नोट करते चले मित्रों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अवधारणा में शक्ति का प्रयोग होता है और किस अवधारणा में शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखें मित्रों कि उपनिवेशवाद में जो है शक्ति का प्रयोग नहीं होता है और ना ही स्थानीय लोगों द्वारा विदेशी शासन का विरोध किया जाता है। यदि ऐसा होता है तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। ये याद रखें मित्रों, यदि साम्राज्यवाद यानी उपनिवेशवाद में शक्ति का प्रयोग किया जाता है और लोगों के द्वारा स्थानीय शासन का या स्थानीय लोगों के द्वारा शासन का विरोध होता है, तो वो धारणा उपनिवेशवाद की नहीं होती, बल्कि फिर वह साम्राज्यवाद की श्रेणी में आ जाता है। तो नोट डाउन जरूर कर लें मित्रों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। इस अवधारणा को समाप्त करना है, पढ़ना है क्या है दोनों, देख लेते हैं अंतर। साम्राज्यवाद क्या है और उपनिवेशवाद क्या है, ये तो जान लिए परिभाषा। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर 1 है जो पॉइंट दोस्तों, साम्राज्यवाद जो होता है एक प्राचीन अवधारणा है। ये उपनिवेशवाद से पहले की अवधारणा है मित्रों, जबकि जो उपनिवेशवाद है ये एक नवीन अवधारणा है। तो याद करें मित्रों, नोट डाउन करें कि साम्राज्यवाद पहला है, पहले की अवधारणा है, और उपनिवेशवाद एक नवीन विचारधारा है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं मित्रों, तो साम्राज्यवाद का जो स्वरूप होता है वो राजनीतिक होता है। अभी हमने पढ़ाया बताया भी इसमें कि जो साम्राज्यवादी अवधारणा होती है वो एक राजनीतिक अवधारणा पर निर्भर होती है, जबकि उपनिवेशवाद का जो प्रारूप होता है, स्वरूप होता है, वो आर्थिक होता है। उपनिवेशवाद में दोस्तों आर्थिक शोषण होता है जिस देश पर उपनिवेश होता है, और जो साम्राज्यवाद होता है मित्रों वो राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक सत्ता भी उस देश की राजनीतिक सत्ता पर भी अपना अधिकार दोस्तों जमाए रखता है। आगे मित्रों देखते हैं, ये तीसरे पॉइंट का बात करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मित्रों साम्राज्यवाद में विजित प्रदेशों पर विजेता देश का निरंकुश शासन होता है, यानी जो देश जीत लेता है जिस देश को, उस देश पर अपना निरंकुश शासन करता है, अपने हित में करता है, ना कि उस देश यानी हारने वाले देश के हित में। देखते हैं दोस्तों उपनिवेशवाद का है। उपनिवेशवाद में दोस्तों विजेता देश का जो शासन होता है अपेक्षाकृत कम निरंकुश होता है, लेकिन निरंकुश होता ही है। कहने की बात अलग है कि निरंकुश नहीं होता है या कम होता है, लेकिन जोरों पर अपनी निरंकुशता का प्रदर्शन होता है मित्रों। और विजित उपनिवेश की जनता को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। हाँ, कुछ रियायतें ज़रूर दे दी जाती हैं इसमें उपनिवेशवाद में, किंतु साम्राज्यवाद की अपेक्षा इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिली होती है। आगे देखते हैं मित्रों 4 नंबर पॉइंट पर, साम्राज्यवाद के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों का जो आर्थिक विकास संभव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो जहाँ साम्राज्यवाद होता है
उस देश का जो आर्थिक विकास है, वहाँ आर्थिक विकास वो देश नहीं कर पाता है। दूसरा, इधर उपनिवेशवाद में मित्रों देखते हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है दोस्तों आने पर विकास हो जाता है, यानी उपनिवेशवादी अवधारणा में जो है मित्रों उस देश का विकास हो जाता है जहाँ पर वह उपनिवेश स्थापित होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, ये है, इसमें देख लेते हैं, साम्राज्यवाद किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर प्रदेश या क्षेत्र का विस्तार है। यानी अभी हमने इसमें बताया अर्थ में कि जब कोई भी देश अपनी देश के सीमा के बाहर किसी दूसरे देश के भू क्षेत्र में स्थायी अधिकार का स्थापित कर लेता है अपना अधिकार, तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे साम्राज्यवादी अवधारणा सिकंदर ने की थी, यानी सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण करके उसके कई प्रांतों को विजित करने का प्रयास किया था या जीता था, या उसने यूरोप में मध्य एशिया में बहुत से राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। ये उदाहरण स्वरूप है दोस्तों। उपनिवेशवाद में मित्रों देखते हैं, उपनिवेशवाद अपनी सेवाओं के बाहर राष्ट्रीयता का विस्तार है, जैसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद। तो ये रहा दोस्तों, इसमें जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में मूल अंतर जो थे इसको हमने अध्ययन कर लिया है। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें। ये पॉइंट जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे मित्रों देखते हैं कि भारत में ये अब हमने देखो दोस्तों साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अध्ययन कर लिया है। अब देखते हैं कि भारत में इसका विस्तार जो है दोस्तों कब से शुरू होता है। तो मित्रों आप जानते हैं कि भारत में जो आधुनिक साम्राज्यवाद होता है वो जानते हैं कि जैसे ही वास्को डी गामा का भारत में आगमन हो जाता है और तो यहीं से क्या होता है, साम्राज्यवादी धारणा जो है भारत में शुरू हो जाती है। क्योंकि हर जो कंपनी थी, यूरोपीय कंपनियां थी, वो आई थी तो पहले तो वो व्यापारिक उद्देश्य से आती थी, लेकिन बाद में यहाँ राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना उनका लक्ष्य हो जाता था। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे जो देश में साम्राज्यवादी अवधारणा का विकास होता है, या जो हमारे भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद का विकास होता है, वो 1498 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही वास्को डी गामा जो दोस्तों दक्षिणी बंदरगाह है, दक्षिण भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, वैसे ही तुरंत भारत में साम्राज्यवादी धारणा का विकास या जन्म होना मान लिया जाता है। आगे मित्रों देखते हैं, पुर्तगालियों के साथ अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि जो हैं व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करते हैं। आगे मित्रों देखते हैं, फिर इसी में सन 1504 में दोस्तों के बाद जो है मित्रों पुर्तगालियों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर जो है व्यापारिक उपनिवेश स्थापित शुरू कर देते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, इंग्लैंड के डचों ने भारत में प्रवेश किया, लेकिन राजनीतिक सत्ता की स्थापना के लिए वास्तविक संघर्ष फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच होता है। मित्रों आगे इसमें जो पॉइंट है देखते हैं, इस संघर्ष में यानी दोस्तों कह सकते हैं कि यूरोपीय जितनी कंपनियां आई हैं, अंग्रेज आए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, ये जितनी भी कंपनियां दोस्तों आती हैं उनमें सब में प्रारंभ में व्यापार करने का उद्देश्य निहित होता है, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर मित्रों फिर बाद में यहाँ पर वे राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगते हैं और इस राजनीतिक हस्तक्षेप में सभी कंपनियों को पराजय मिलती है, जिनको पराजय केवल अंग्रेजों द्वारा होना पड़ता है। इस प्रकार से मित्रों जो अंग्रेज थे वो अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित करने में सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक और सैनिक शक्तियों का सहारा लेना शुरू किया था। यद्यपि अन्य यूरोपीय कंपनियों ने राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लिया, किंतु अंग्रेजों के मुकाबले वे कमज़ोर साबित हुए। तो आगे देखते हैं मित्रों, इस संघर्ष में अंतिम विजय जो है अंग्रेजों को प्राप्त होती है। जान गए होंगे दोस्तों, कर्नाटक युद्ध 1748 से 63 तक संपन्न होते हैं। देखते हैं दोस्तों 3 युद्ध होते हैं। फ्रांसीसियों की शक्ति का क्षीण कर दिया जाता है और फ्रांसीसी केवल अब
पांडिचेरी सहित कुछ स्थलों के स्वामी बनकर ही रह जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों जो है हमारा ये आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक व्यापारिक संस्था बनकर के उभरी थी या आई थी कहें कि जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। प्रारंभ में दोस्तों इसको केवल व्यापार करने का उद्देश्य बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में यह एक राजनीतिक शक्ति बनकर भारत में उभरती है। आगे देखते हैं मित्रों, तो प्लासी का युद्ध 1757 में देखते हैं जो होता है दोस्तों, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य यहाँ के क्या 57 में नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का स्वामी बना दिया। कहने का मतलब ये है जो भारत का उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला जो था दोस्तों, उसको हरा करके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपना आधिपत्य जमा लेती है। इस आधिपत्य जमाने के क्रम में मित्रों आप ये ध्यान रखें कि जो इनका उद्देश्य था प्रारंभ में ये केवल निरीक्षण के रूप में काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और प्रशासन जो है भारतीयों के कंधों पर ही रखती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए प्लासी के युद्ध के द्वारा हमारे भारत में जो है अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नींव मजबूत होना प्रारंभ हो जाती है, और जिसको जो महल है उस पर जो ये बक्सर के युद्ध के बाद पश्चात जो हो पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। या कहें कि बक्सर के युद्ध के पश्चात जो हो 1764 में, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब दोस्तों शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह जो हैं शाह आलम द्वितीय, ये तीनों शक्तियाँ जो थी एक संघ बना करके दोस्तों अंग्रेज़ों से युद्ध करती हैं, किंतु परास्त होती हैं। अब इनके परास्त होने के बाद दोस्तों भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेज़ों के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी हो पाती। तो मित्रों इस प्रकार से देखा हमने कि जैसे ही 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को, कब मित्रों 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध में ये तीनों मिलकर एक जो संघ बना था, ये शक्तियाँ जब हार जाती हैं तो भारत में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव रख दी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों फिर बाद में क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि, 2 संधियाँ किया थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मित्रों, और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ये शाह आलम द्वितीय के साथ मित्रों, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। एक 12 अगस्त 1765 को और एक दूसरी 16 अगस्त या 18 अगस्त 1765 को मित्रों ये 2 संधियाँ करता है। और इन संधियों के द्वारा जो है दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है और स्वयं को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्या कर लेता है, यानी करके स्वयं को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संस्थापक बन जाते हैं। कौन? लॉर्ड क्लाइव। तो आपने देखा मित्रों कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है, किस किस के मध्य युद्ध होता है, और उसके बाद भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की सत्ता का कायम या भारत में नींव पड़ जाती है। आगे देखते हैं मित्रों, भारत में जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। अब ये चरण कौन कौन से हैं इनको भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि रजनी पामदत्त की एक पुस्तक है इंडिया टुडे, जो आज का भारत, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की जो दोस्तों पुस्तक है, जिसका अर्थ है आज का भारत, में उन्होंने लिखा है कि भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अच्छा चित्रण किया है। यानी भारत में जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, किस तरह की व्यवस्था थी आर्थिक, उसका चित्रण इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में किया है। दोस्तों इसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के जिन 3 चरणों वाले सिद्धांत का आधार बनाया है वे निम्न प्रकार हैं। अब मित्रों देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक आधार का चरण बनाया गया है उसमें क्या प्रावधान थे, ये हमको जानकारी करना है या इसको हम अध्ययन करना है इसको। तो देख लेते हैं क्या है। पहला चरण है मित्रों, जो प्रथम चरण है ये वाणिज्यिक पूंजीवाद।
भारत में जो है दोस्तों ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो मुख्य तो 3 भागों में बांटा गया है, और उनमें से जो पहला चरण है हमारा ये प्रथम चरण, जिसको नाम दिया गया है वाणिज्यिक पूंजीवाद, जिसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों ये 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। अब इसमें क्या क्या लक्षण थे इसको देख लेते हैं। तो इस दौरान जो है इस शासनकाल में, इस समय में जो है नंबर 1 दोस्तों लूटपाट पर जोर था, और सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार करने का यह उद्देश्य था, या यह मुख्य लक्षण था। किसका? अंग्रेज़ों का। दूसरा देखते हैं दोस्तों, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वस्तुओं की आयात की अनुपस्थिति थी। ये हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं मित्रों, और तीसरा जो इसका पॉइंट निर्धारित किया गया था, जो लक्षण था वो ये था दोस्तों कि उपनिवेशवाद के प्रशासन, न्याय व्यवस्था, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन न करना था। तो ये प्रावधान थे दोस्तों प्रथम चरण के। अब आइए दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में क्या क्या प्रावधान किए गए थे तो इसको भी देख लेते हैं। ये दूसरा चरण है मित्रों, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो नाम दिया गया था जो दोस्तों दूसरे चरण का, वो औद्योगिक पूंजीवाद का नाम दिया गया था। औद्योगिक यानी इस दौरान जो है दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जाती है, उद्योगों का विस्तार थोड़ा सा किया जाता है 1813 से लेकर 1857 तक। इसमें जो प्रावधान मुख्यतः थे वो देख लेते हैं। तो देखते हैं कि राजधानी के औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के हितों की ध्यान में रखकर उपनिवेश की प्रशासकीय नीतियों का आर्थिक ढांचा निर्धारण किया गया था। दोस्तों राजधानी के औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के हितों की ध्यान में रखकर, औद्योगिक बुर्जुआ हितों के ध्यान में रखकर, ये देखना है दोस्तों, उसके अनुसार नीतियों का निर्धारण जो है किया गया था। दूसरा पॉइंट है मित्रों, देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा अपना पॉइंट, ये है इसमें क्या है, उपनिवेशों को एक अधीनस्थ व्यवसाय सहयोगी बनाया जाएगा। कहा गया है कि उपनिवेशों को जो है एक अधीनस्थ व्यवसाय सहयोगी, यानी वो हमारे अधीन रहेंगे लेकिन केवल एक सहयोगी के रूप में उनको स्थिति प्रदान की जाएगी। जो किस रूप में? वे कच्चे माल का निर्यात तथा तैयार माल का आयात करेंगे। ये दोस्तों रहा। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो उपनिवेशवाद स्थापित किया गया है, यहाँ से अंग्रेज कच्चा माल ले जाएंगे सस्ते दामों पर, और ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में इसको तैयार किया जाएगा, और फिर यह बताया गया था कि वही तैयार माल जो है भारत में आयात किया जाएगा। ये बताया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट है, इसको देखते हैं मित्रों। ये तीसरा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो था ब्रिटिश हितों की रक्षा तथा शोषण को तीव्र करने हेतु उपनिवेश की अर्थव्यवस्था, राजनैतिक अवस्था, प्रशासन, समाज, संस्कृति, विचारधारा को परिवर्तित कर मित्रों विकास एवं आधुनिकता का स्वरूप प्रदान किया गया था या अपनाया गया था। तो इस प्रकार हमने देख लिया दोस्तों कि दूसरा जो हमारा था वो औद्योगिक मुक्त व्यापार या औद्योगिक पूंजीवाद था। उसके संबंध में ये उसके लक्षण प्रकट हुए थे। आइए तीसरा और अंतिम चरण है इसका देख लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे तो देखते हैं। तीसरे चरण का जो दोस्तों कार्यकाल था 1858 से 1947 तक, लगभग ये कहिए कि 90 वर्ष के आसपास था। अब इसमें को नाम जो दिया गया था मित्रों वो वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी गई थी। यानी तीसरे चरण को हम किस नाम से जानते हैं तो वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बनते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद थे कितने भागों में बांटे गए थे तो 3 भागों में बांटे गए थे। तो पूछ सकता है कि पहले का कार्यकाल क्या था तो 1757 से लेकर दोस्तों 1813 पहले का कार्यकाल 1757 से 1813 तक, और दूसरे का 1813 से मित्रों 1857 तक 58 तक, और तीसरे का जो था दोस्तों वो आप लोगों के सामने लिखा है 1858 से लेकर 1947 तक था। अब प्रत्येक कार्यकाल का जो चरण था उसका क्या नाम था ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले चरण का क्या नाम दिया गया था। तो मित्रों आपके समक्ष
वाणिज्यिक कहा गया था, है ना, वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा गया था। ये है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे चरण के जो पूंजीवाद की व्यवस्थाएं थी या मुख्य लक्षण थे उनको देख लेते हैं। तो क्या क्या थे, ये रहा अपना ये नंबर 1 है इसका, औद्योगिक देशों में नए सुरक्षित विशिष्ट बाजार एवं कच्चे माल के स्रोतों पर अधिकार के लिए संघर्ष। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वित्तीय पूंजीवाद जो तीसरा चरण था इसमें अंग्रेजों की ये नीति थी कि जो औद्योगिक देश हैं, नए देश हैं, उनको क्या करना, उनके बाज़ारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, वहाँ कच्चे माल के स्रोतों को देखना और उन पर अधिकार कर लेना, जिससे पूरी तरह से उस देश का जो व्यापार है, औद्योगिक व्यवस्था है, वो हमारे हाथों में आ जाए, उस पर हमारा नियंत्रण मित्रों हो जाए। ये था उद्देश्य। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इन देशों द्वारा उपनिवेशों को पूंजी का निर्यात करना। कहने का मतलब कि उन देशों जहाँ पर हम उपनिवेश कर लें स्थापित, वहाँ पूंजी का निर्यात करें और वहाँ अपना खुद का माल तैयार करें फिर, और बाद में उसे अपनी इच्छा अनुसार दामों पर हम बेचें, लाभ प्राप्त करें। तीसरा पॉइंट है जो मित्रों ये देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट था इसका, उपनिवेशों के प्रशासन में उदारवादी नीतियों के स्थान पर प्रतिक्रियावादी नीतियों का समावेश। मित्रों जो तीसरा चरण था इसमें तनिक भी उपनिवेशों पर कोई उदारता नहीं दिखाई जाती थी, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो इनके हित के लिए होता था उसी नीतियों का ये अनुसरण दोस्तों करते थे। तो मित्रों हमने देखा कि ये तीनों चरण समाप्त हुए हैं। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें ये आरंभिक है अगला जो आरंभिक चरण 17वीं 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करने के बहाने उसे लूटना था। क्या था ये दोस्तों, नोट करें पॉइंट कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो मुख्य उद्देश्य था भारत में क्या था, तो वो था भारत के साथ व्यापार करने के बहाने भारत की संपत्ति को लूटना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये याद रखें मित्रों कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने का जो ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का उद्देश्य था वो भारत की संपत्ति को लूटना था। आगे चलकर 19वीं शताब्दी में मित्रों भारत का प्रयोग ब्रिटेन में बनी हुई औद्योगिक वस्तुओं के लिए मुख्य बाजार के रूप में किया गया। कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं ब्रिटेन में बनती थी उनको बेचने के लिए जो है दोस्तों ये भारत एक बाजार के रूप में प्रस्तुत हुआ, या भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो देख लिया दोस्तों आपने कि साम्राज्यवाद की अवधारणा क्या होती है, उपनिवेशवाद क्या होता है, और ये उपनिवेशवाद के क्या लक्षण होते हैं, इसको किसने कितने भागों में बांटा है मित्रों, ये सब पॉइंट आप मुझसे नोट कर लीजिए, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे शिक्षक भर्तियों के लिए हो, यूपीटीजीटी, पीजीटीएलटी, जीआईसी, चाहे यूपीएससी के लिए हो, और या हो चाहे आपके आईएएस पीसीएस के लिए भी, ये प्री के लिए प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाले समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद दोस्तों।